पिछले पार्ट में देखा कि कैसे ब्याह का अंत हुआ था। फिक्र मत करना, कुछ 10-20 लाख साल बाद उसका वापस आना है, लेकिन अभी तो उसका अंत हो गया और जिसके गम में अब एक्सोफैंग शराब पीने लगा है। उधर बीस्ट गॉड पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा है। और इसी के साथ नमस्कारम शुभारम। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबावम। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इसी के साथ कहानी शुरू करवाऊं। इस फिल्म की शुरुआत में हमने बताया ना कि एक्सोफैंग पी के पड़ा रहता है और उसको दुकानदार बोलता है, भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा आपको कहीं घर वर बता दो तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ। उसमें वो बोलता है 10 साल मैंने जानते हो इंतजार किया, 10 साल सारे दुख दर्द साल, लेकिन अंत में मुझको क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ दुख। और घर? कौन सा घर? किसका घर? मेरे को नहीं पता है कि कहाँ है मेरा घर, क्योंकि मेरे लिए तो कोई इंतजार भी कर रहा है। अबे साले। इतना कह के वो वहाँ पर लुढ़क जाता है। दुकानदार भी बेचारा क्या कर सकता है, वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन अब एक्सोफैंग का मन की शांत नहीं रहता है और उसके पीछे दुकानदार और कुछ लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, जिसको फॉर्चून टेलर और उसकी पोती देख लेती है और वो बोलते हैं एक्सोफैंग, और खुश होकर उसके पास जाने को करती है तो देखती है कि एक्सोफैंग तो पिया पड़ा रहता है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसका दादा बोलता है, नहीं रे पागल, मुझको दुख हो रहा है लेकिन इसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको मदद किया तो इसके इतने सारे दुश्मन नहीं कि हमारी लंका लग सकती है, इसके दुश्मन हमारे पीछे आ सकते हैं। जिसपे वो बोलती है, इसने हमारी जान बचाई थी, भूल गए दादा, इसलिए हमारा मदद करना इसको बनता है। और इतना बोल के वो अंदर चली जाती है, उसको उठाने लगती है। अब क्या था, दादा भी साथ में चल रहे उस डीमन को बोलता है मदद करने के लिए और वो डीमन उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और उन दोनों एक्सोफैंग को उठाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। क्या था, हमको घोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो अभी भी अपनी बेटी के पास बैठा रहता है और बोलता है, तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों एक दूसरे के जैसे कितने दिखते हो, लेकिन देखो ना तुम दोनों मेरे से दूर चले गए हो। जब मैं मरूंगा तो तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो उनको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा हूँ। ये बोल के वो दुखी होने लगता है और बाहर में उसके एल्डर उसका इंतजार करते रहते हैं। उनको समझ में आता कि कुछ हो तो नहीं क्या, घोस्ट किंग इतने समय से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन तभी घोस्ट किंग बाहर निकलते हैं, जिनके सफेद बाल देख के वो हैरान हो जाते हैं। उनको पता रहता है कि अंदर क्या हो चुका है और उसके कारण उनका हालत बुरा हो चुका है। और तो वो बोलते हैं, हाँ मुझको पता है, तुम लोग इतना देख के हैरान क्या हो रहे हो, अब मेरे बाल काले रखने का क्या मतलब है जब मुझसे सब कुछ छीन पाए। सुन के वो दोनों भी उदास हो जाते हैं। आंटी भी कुछ नहीं बोलती है और वो भी कुछ नहीं बोल पाता है, जिस पे घोस्ट किंग बोलते हैं, यहाँ विच क्लान के ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी कोशिश की, अपने आखिरी मरते दम तक रिचुअल करने की कोशिश की, लेकिन बेचारे मारे गए और रिचुअल आधे में ही टूट गया, जिसका मेरी बेटी मारी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जान दी थी, इसलिए हमें उनके क्लान की हमेशा मदद करनी है। तो आज से उन पे नजर रखना, अगर उनको कोई भी जरूरत हो तो तुरंत मदद कर देना। तो ये भी बता देना कोई परेशानी उन पे आए तो हमारा क्लान उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और हाँ, वो अर्थी, उनकी अर्थी को उन तक पहुंचा देना। जिसपे एल्डर बोलते हैं, हाँ ये रही वो मटके में अर्थी जो ग्रेट एल्डर के, मैं उसको पहुंचा दूंगा। इसके बाद क्या था, वो एक्सोफैंग के बारे में पूछने लगते हैं, जिसपे आंख खुलती है। 3 दिन और 3 रात तक वो अपने रूम में बंद था और शराब के नशे में चूर था। और उसके बाद अचानक से आज कहाँ चला गया पता नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जिसपे वो बोलते हैं, हाँ उसका और मेरा और हमारा सबका दिल टूट गया। और अब क्या था, वो उदास होकर वहाँ बैठ जाते हैं और बोलते हैं, बीयू तो चली गई है, लेकिन जिसकी वजह से बीयू गई है उसको तो उसका फल नहीं मिला है। इतने समय से मैं शांत था, लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरे शांत रहने की कोई वजह नहीं रही है, और इसीलिए अब जिसने भी बीयू के साथ बुरा किया है उसको उसका फल तो भुगतना होगा। इसके साथ सीन चेंज होता है, लू को दिखाया जाता है जो सारी घटना जो हुई रहती है वो अपने सेक्ट मास्टर और अपने मास्टर को बताती रहती है, जिसको सुन के वो बोलते हैं, हमको नहीं पता था कि इतना सब कुछ हुआ है, चलो जाओ तुम आराम करो, तुम बहुत थक गई होगी। और इतना बोल के सेक्ट मास्टर उसको भेज देते हैं और उसके मास्टर से बात करने लगते हैं। नहीं पता था कि एक्सोफैंग इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिसपे लू की मास्टर बोलती है, एक्सोफैंग जो भी है, जैसा भी आज बना है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सुन के सेक्ट मास्टर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है दोस्त सिस्टर, जो उस समय हुआ था, क्या मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? जिसपे बोलती है, ये सब तो किस्मत की बातें हैं, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद मैं यही करती, क्योंकि किस्मत का भी तो यही लिखा था। तो सुन के सेक्ट मास्टर खुश हो जाता है और बोलता है कि लू की कैरेक्टर्स और टैलेंट जितने भी राइचियस सेक्ट है उसमें सबसे ग्रेट है, और यंग जनरेशन में वो बहुत जल्दी सबको सरपास कर लेगी, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको डर है कहीं उस लड़की के कारण वो हमारे सेक्ट को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगी। उसको नहीं पता कि उसके मन में क्या चलने वाला है और उसका डिसीजन क्या होने वाला है, वो सेक्ट के लिए लॉयर रहेगी या फिर प्यार के लिए सेक्ट को तबाह, और ये हम में से कोई नहीं जानता है, इसीलिए तुम्हें उस पर नजर रखना है। एक डिसाइपल के लिए क्यों यान की रेपुटेशन को हजारों साल की जो बनी हुई है उसको हम तबाह होने नहीं दे सकते। तो सुन के लू की मास्टर बोलती है, सीनियर ब्रदर टेंशन लेने की बात ही नहीं है, वो मेरी डिसाइपल है, वो सेक्ट को हमेशा चुनेगी और जब सही समय आएगा तो वो खुद उस लड़के को मार देगी। जिसमें
टेक मास्टर बोलता है मुझको पता है कि तुम्हें उसके ऊपर घमंड है और उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन सच्चाई तो समय आने में ही पता चलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा ही करेगी जैसा तुम बोल रही हो। और इतना बोलकर एक लीडर वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिड्डे उड़ते हुए जाते हैं और बीस्ट गॉड एक जगह में उतरता है और बोलता है कि तुमने हजारों साल पहले जिस जमीन को बचाया था वो आज भी डल ही दिखती है और यहाँ पे जो स्वॉर्ड एनर्जी छूटी हुई थी दुख से भरी हुई वो भी आज भी मुझको फील हो रही है, लेकिन ये होस्टाइल फीलिंग, ये दुश्मनी वाली फीलिंग कहाँ से हरी, जाओ उसको लेके आओ। इतना ही बीस्ट गॉड के बोलते हुए एक्सोफैंग को दिखाया जाता है जो अभी भी नशे में रहता है और होश में नहीं आ रहता है। और अब क्या था, एक्सोफैंग की टोली वहां पे एक जगह कैंप लगा लेती है जहाँ पे डीमन भैया को अभी भी बदला लेने का सोचता रहता है, क्योंकि यही सही मौका लगता है, क्योंकि एक्सोफैंग से बदला लेने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है जब वो इतना कमजोर दिखता रहता है। और अब जब सब सोते रहते हैं तो उसको मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक्सोफैंग का मंकी खतरा महसूस करके उस पर अटैक कर देता है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसको देख के वो डर जाता है और चिल्लाता है, जिसके कारण फॉर्चून टेलर और उसकी पोती जाग जाती है। फॉर्चून टेलर डरते हुए बोलता है अरे तूने क्या किया मूर्ख। लेकिन तभी एक शैडो वहां पे दिखाई देता है जो मंकी जैसा ही दिखता रहता है और अब वो अटैक करने वाला था और डीमन मंकी उस पे अटैक कर देता है। उसकी लड़ाई होने लगती है और तबाही मचने लगती है, जिसके कारण फॉर्चून टेलर अपनी पोती का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने के लिए बोलता है। जब वो बोलती है कि एक्सोफैन वहां पड़ा है उसको भी उठाने है, वो बोलते हैं अरे पागल, इतने खतरनाक लोगों के बीच उसको कैसे हम लोग उठा सकते हैं, वो उसी के लिए आए, टेंशन मतलब उसको कुछ नहीं होगा, वो बहुत ताकतवर है, उसकी बॉडी को कोई ऐसे आसानी से नहीं मार सकता है। और अपनी पोती और डीमन को लेकर वहां से भाग जाता है। क्या था, वो शैडो एक्सोफैन को उठा के भागने लगता है और बीस्ट गॉड के पास ले जाने लगता है, लेकिन मंकी उसका पीछा कहां छोड़ने वाला था, उसको पकड़ के एक्सोफैन को बचाता है और उस पर अटैक करने लगता है। दोनों की लड़ाई होने लगती है, मुक्के की बारिश होने लगती है, लेकिन वो शैडो तो हवा होता है ना, तो बार बार बच जाता है, लेकिन फिर भी मंकी उसके ऊपर हावी होने लगता है, जिस पे बीस्ट गॉड गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए उसकी पावर बढ़ा देता है, जिसके कारण मंकी को वो पीटने लगता है और एक अचानक से तलवार स्पिरिचुअल एनर्जी से बना के मंकी पे अटैक कर देता है। स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के कारण मंकी बुरी तरह से घायल हो जाता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन बीस्ट गॉड रुकता नहीं है, बहुत सारे स्वॉर्ड हवा में बना के उस पे अटैक कर देता है, जिसके कारण पूरे धुआं फैल जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो एक्सोफैन ने मंकी को बचा लिया होता है और अब उसको साइड में रखता है और वो खुद लड़ने लगता है, ना तरीके से उस पे अटैक करने लगता है और उस डीमन को पेलने लगता है, अटैक करके तोड़ने लगता है और अब अपने डीमन हैंड से उस पे अटैक कर देता है और उसका बैंड बजाने लगता है। कुछ पल के तो ऐसा लगता है कि वो डीमन खत्म ही हो गया है, लेकिन तभी हमको डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो बोलते एक नॉर्मल इंसान इतनी खतरनाक पावर को यूज कर रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और वो क्यूरियस हो जाता है और वो वापस से स्मोक डीमन की मदद से उस पे अटैक करने लगता है। जब एक्सोफैंग उसके अटैक को अपनी ओर आते दिखता है तो वो हवा में पैर पटक के जमीन से ईंटें यानी बड़े बड़े जमीन के टुकड़े उठा के उसके सामने रख देता है और अपना बचाव कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके एक स्पीयर जैसा शील्ड बना देता है। तो देखिए तुरंत बीस्ट गॉड ब्लैक डीमन की पावर को बढ़ा देता है, उंगली दबा के उसके कवच को ही तोड़ देता है। लेकिन तभी एक्सोफैंग की शील्ड टूटती रहती है और उसको एहसास होता है कि इसकी पावर सेम सोल डिवार्विंग टेक्निक जैसी है जो उसकी स्टिक की है, और इसी कारण से वो समझ जाता है कि अब इसको एक ही तरीके से हराया जा सकता है और वो है इसको एब्सॉर्ब करके, और इसीलिए वो अपनी तीनों टाइप कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्यूज करने लगता है और अपनी पावर को बढ़ा के उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उसको अजीब सी विजन आने लगते हैं जहाँ पे उसका पुराना सेक्ट, उसके मास्टर, उसकी मिस्ट्रेस और सब मारे जाते रहते हैं, लू भी मारी जाती है, पूरा सेक्ट तबाह हो जाता है और डीमनों का आतंक होता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और उसको समझ आता है कि उसको ऐसे कैसे विजन आ रहे हैं और ये विजन को शायद बीस्ट गॉड भी शायद देख लेता है और सीधा वो भी चौंक के सीधा बैठ जाता है, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ ये क्या हो रहा है। शायद अब बीस्ट गॉड को भी ये विजन दे गया था, इसीलिए तो इतना चौंक गया था। और अब वो भी बोलता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और अपने ब्लैक सॉर्ड डीमन को बीस्ट गॉड वापस बुलाने लगता है, लेकिन एक्सोफैंग बोलता है भागने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, और इतना बोल के वो जबरदस्त तरीके से अपने डंडे को जमीन में गड़ा देता है और उसको एब्सॉर्ब करने लगता है। तभी ब्लैक डीमन शायद उस पर अटैक करता है, लेकिन वो स्टिक पूरी तरह से उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, एक्सोफैंग को खरोच तक नहीं आती है। और इसको देख के डीमन गॉड पूरी तरह से हैरान होता है, बोलता है ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, तुम मेरे शैडो को खत्म कर सकते हो और एब्सॉर्ब कर सकते हो, अब तो खेल में मजा आने लगा है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि ब्लैक शैडो का थोड़ा सा हिस्सा उड़ के वहां से चला जाता है, जिसको देखे फॉर्चून टेलर, उसकी पोती और डीमन सब चौंक जाते हैं। लेकिन तुरंत उसकी पोती जाती है और एक्सोफैंग से पूछती तुम ठीक हो ना, लेकिन देखती है वो मंकी को ठीक करता रहता है और उसको हील करता रहता है। लेकिन इतने में फॉर्चून टेलर और डीमन वहां पे पहुंच जाते हैं। डीमन बोलता है तुम अभी तक मरे नहीं, जिस पे एक्सोफैंग उठता है और बोलता है क्या तुम मुझे मारने आए हो। इस पे डीमन बोलता है अगर मेरे पास चलता तो मैं तुझे कब का मार देता, तूने मेरे सेक्ट को तबाह किया है। फैंग उसकी ओर देखने लगता है, जिस पे बोलता है क्या देख रहा है मेरी ओर, तू मुझे मारना चाहता है, मार मार के दिखा। वो अपने शॉट को ये कहते हुए आगे कर देता है, जिस पे एक्सोफैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम्हें मारने से वो वापस आ सकती है नहीं, ऐसा चमत्कार तो अब हो भी नहीं, ये पूरे 10 साल मैंने सब कुछ किया
लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाया, तो अब मेरी जिंदा रहने का क्या फायदा। सब बोलते वो आगे बढ़ने लगता है, स्वॉर्ड उसके सीने में घुसने लगती है, लेकिन आखिर डीमन हटा देता है और उदास होकर पीछे हट जाता है और वो आगे बढ़ता हुआ निकलता जाता है। लेकिन तभी फॉर्च्यून टेलर की पोती उसको आगे पीछे से रोक लेती है और बोलती, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहाँ जाने वाले हो तुम, कौन हूँ मैं, कहाँ जाने वाला। फाइनली फॉर्च्यून टेलर बोल, जिंदगी बहुत छोटी है पगले, और तेरा दिल जहाँ जाने का कर रहा है वहीं चले जा, क्योंकि जहाँ तेरा दिल ले जाएगा वही तेरा घर होगा। इतना सुन के 100 फैन आगे बढ़ जाता है और उसकी पोती खड़ी हो जाती है। इसके साथ एपिसोड खत्म होता है और मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। लेट्स गो।